बाईस अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की ओर से लगभग 200-300 ट्रक कश्मीर में दाखिल हुए थे। ट्रक में पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के कबायली भरे थे। इनमें अफरीदी, वजीर, महसूद कबीले के मुजाहिदीन थे। वे जहां जहां होकर गुजरे अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर जुल्म की दर्दनाक कहानी लिखते और भारत से उस क्षेत्र को काटने की कोशिश करते दिखाई दिए। हरि सिंह ने खतरा बढ़ता देख जम्मू कश्मीर का भारत संग विलय कर लिया। विलय के बाद भी रियासत में लड़ाई जारी थी। भारतीय सेना ऐसे इलाकों को फिर से पाने के लिए लड़ रही थी जिन पर पाकिस्तानी कबायलियों ने कब्जा कर लिया था। तब 2 महीने बाद 23 सितंबर 1947 को नेहरू ने पटेल को एक चिट्ठी लिखी थी जो सीधे सीधे पटेल को कश्मीर मामले में दखल न देने का आदेश था। नेहरू ने ये बातें पटेल की चिट्ठी के जवाब में लिखी थी जिसे उन्होंने एक दिन पहले ही लिखा था। अगर तब शायद नेहरू पटेल की बात मान लेते तो कश्मीर की समस्या भयानक रूप न लेती। आज हम जानेंगे नेहरू पटेल की उसी बातचीत को जो हुई तो चिट्ठियों के जरिए लेकिन कश्मीर के लिए निर्णायक साबित हुई। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एडिटर जी हिंदी की विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। कश्मीर पर अपनी बेबसी को सरदार पटेल कभी छिपा नहीं पाए। मशहूर राजनीतिज्ञ HV कामत की माने तो अगर नेहरू और गोपाल स्वामी आयंकर कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप न करते और उसे गृह मंत्रालय से अलग न किया गया होता तब शायद हैदराबाद की तरह इस मुद्दे को भी सुलझाया जा सकता था। इसको लेकर पटेल ने कई कोशिशें भी की लेकिन उनकी अपनी सीमाएं थीं और यही सीमाएं कश्मीर समस्या को विकट बना गईं। हैदराबाद नवाब का घमंड चूर कर इस रियासत को आसानी से भारत में मिलाने वाले पटेल कश्मीर को भी भारत में मिलाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। लेकिन कश्मीर पर बने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और तब के PM जवाहरलाल नेहरू की निजी दिलचस्पी की वजह से पटेल ने इस मुद्दे से कुछ वक्त के लिए किनारा कर लिया था। दरअसल रियासतों का मामला रियासती मंत्रालय के तहत आता था जिसकी कमान सरदार पटेल के हाथ में थी। पटेल ने 500 से ज़्यादा रियासतों का मामला बेहद ही कुशलता से निपटाया भी था। इसी को देखते हुए लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के मामले को भी पटेल पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पर खुद जम्मू कश्मीर संभालने का फैसला किया था बिना सरदार की सहमति के और यहाँ तक कि उन्हें सूचित करने का शिष्टाचार निभाए बिना। नेहरू ने N गोपाल स्वामी आयंकर जो जम्मू कश्मीर के पूर्व दीवान थे और संविधान विशेषज्ञ भी थे उनको बिना किसी पोर्टफोलियो के कैबिनेट में शामिल कर लिया था ताकि वे कश्मीर को संभालने में नेहरू की मदद कर सकें। आज़ादी के पहले दक्षिण भारत से संबंध रखने वाले N गोपाल स्वामी आयंकर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे। ये आयंकर ही थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का काम किया था। आयंकर ने ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के मामले को बुरी तरह से बिगाड़ भी दिया था। आयंकर ने कश्मीर विवाद पर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि भारतीय सेना राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए वहां गई है और एक बार घाटी में शांति स्थापित हो जाए तो वहां जनमत संग्रह भी कराया जाएगा। सरदार को गोपाल स्वामी की भूमिका के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से तब पता चला जब उन्होंने जम्मू कश्मीर से संबंधित एक नोट जारी किया और वह भी पटेल की सलाह लिए बिना। सरदार पटेल ने 22 दिसंबर 1947 को गोपाल स्वामी को लिखा। इस प्रश्न को रियासती मंत्रालय द्वारा संदर्भित और निपटाया जाना चाहिए था। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि संबंधित कागजात को अब रियासती मंत्रालय को हस्तांतरित किया जा सकता है और भविष्य में कश्मीर प्रशासन को सीधे मंत्रालय से संपर्क करने के लिए कहा जा सकता है। गोपाल स्वामी ने सरदार को सच्चाई बताने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि वे जो कुछ कर रहे हैं PM नेहरू के इशारे पर कर रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर उप प्रधानमंत्री चाहते हैं तो वे खुद को जम्मू कश्मीर के मामले से अलग करने को तैयार हैं। हालात को भांपते हुए सरदार पटेल ने अगले दिन 23 दिसंबर 1947 को गोपाल स्वामी को जवाबी पत्र लिखा। मैं इसके बजाय अपने पत्र को वापस लेना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप जैसा श्रेष्ठ समझें उस तरह से इस मुद्दे से निपटें, न कि इसे अपने लिए परेशानी बनने दें।
इस बीच जब नेहरू को 22 दिसंबर 1947 के दिन लिखे गए इस पत्र की जानकारी मिली तो उन्होंने अगले दिन पटेल को काफ़ी हद तक कठोर पत्र लिख डाला। उन्होंने पत्र में लिखा, गोपाल स्वामी आयंकर को खास तौर से कश्मीर मामले में मदद करने के लिए कहा गया है। इस वजह से और कश्मीर की उनकी जानकारी व अनुभव को देखते हुए उन्हें पूरी छूट दी गई है। मैं यह नहीं समझ सकता कि इसमें रियासती मंत्रालय कहां से बीच में आ गया, सिवाय इसके कि उसे उठाए जाने वाले कदमों से अवगत रखा जाए। यह सब मेरी पहल पर ही किया जा रहा है और मैं उन मामलों में अपने कर्तव्यों से पीछे हटने को तैयार नहीं हूं जिनके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि गोपाल स्वामी के प्रति आपका रवैया एक सहकर्मी के रूप में शायद ही शिष्टाचार के अनुसार था? ये पत्र जैसे ही पटेल के पास पहुंचा, उन्होंने भी नेहरू को पत्र लिख डाला। उन्होंने पत्र में लिखा, आपका आज का पत्र मुझे अभी शाम 7 बजे प्राप्त हुआ और मैं आपको यह बताने के लिए तुरंत ही इसका जवाब लिख रहा हूं कि मुझे इससे काफ़ी दुख पहुंचा है। आपका यह पत्र मिलने से पहले ही मैं गोपाल स्वामी को एक और पत्र लिख चुका हूं जिसकी कॉपी अटैच है। आपका पत्र मुझे इस बात को स्पष्ट करता है कि मुझे आपकी सरकार के सदस्य के रूप में काम करना जारी नहीं रखना चाहिए और इसीलिए मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अपने इस कार्यकाल जो काफ़ी तनावपूर्ण रहा है उसके दौरान प्रदर्शित किए गए शिष्टाचार और अनुकंपा के लिए आपका आभारी हूं। जाहिर है माउंटबेटन की सलाह पर यह पत्र गांधी जी को नहीं भेजा गया, जिनकी राय थी कि पटेल के बिना सरकार को नहीं चलाया जा सकता। पटेल पर कई किताबें लिखने वाले पीएन चोपड़ा ने अपनी किताब कश्मीर एवं हैदराबाद सरदार पटेल में लिखा है, पटेल मानते थे कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र नहीं ले जाना चाहिए था। कई देशों से सीमाएं जुड़ने की वजह से कश्मीर का सामरिक महत्व था। पटेल इसे बखूबी समझते थे और इसीलिए वह हैदराबाद की तरह कश्मीर को भी भारत में बिना शर्त मिलाना चाहते थे। पटेल ने इसके लिए रियासत के महाराज हरि सिंह को राजी भी कर लिया था, लेकिन शेख अब्दुल्ला से महाराज के मतभेद और नेहरू से शेख की करीबी ने सारा मामला बनते बनते बिगाड़ दिया। तथ्य ये भी है कि कश्मीर का जो हिस्सा अभी भारत के नियंत्रण में है उसके पीछे भी पटेल का ही दिमाग है। इसके बाद आई 31 दिसंबर 1947 की घड़ी, जब भारत की ओर से कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। माउंटबेटन का रवैया पाकिस्तान के प्रति कुछ ज़्यादा ही नरम था और उन्होंने ही नेहरू से जंग को रोकने की अपील भी की थी। माउंटबेटन और नेहरू की बातचीत की जानकारी ब्रिटिश सरकार तक पहुंचती रही। ब्रिटिश सरकार ने सलाह दी कि भारत की हार बॉर्डर की लड़ाई में बदल सकती है। ब्रिटिश पीएम एटली ने नेहरू को चेताया कि बॉर्डर वॉर की शुरुआत यूएन में भारत को कमज़ोर कर सकती है। भारत कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया था और वहां पर जनमत संग्रह की मांग उठी। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रह गया और पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के पास। इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, सबकी स्थिति जस की तस रही। जुलाई 1949 में महाराजा हरि सिंह ने अपने बेटे कर्ण सिंह को गद्दी सौंप दी। इसके बाद शेख अब्दुल्ला और अपने साथियों के साथ संविधान सभा में शामिल हो गए। इस समय भारत का संविधान बन रहा था। साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। चलते चलते 23 अक्टूबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का यूपी के हापुड़ में जन्म। 1921 विश्व भारती विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। 1922 BBC रेडियो से दैनिक समाचार प्रसारण शुरू किया गया। 1979 सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नया अनसुना इतिहास लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।